जब कोई प्रोडक्ट डिजाइन होता था, मैन्युफैक्चर होता था, तो ये अलग अलग जो स्टेजेस थे ये 1 बाय 1 होते थे। और वो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि अब ये सारी चीजें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ये फोन यूज करने पे कितना गर्म होगा, जितना गर्म होगा उससे कहीं ये पिघल तो नहीं जाएगा। तो ये सारी टेस्टिंग करने के लिए इसका एक फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कैड, कैम, सीएई ये सब क्या है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और ऑटोमोबाइल में आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा भी अगर आपका इंटरेस्ट है, या ऑटोमोबाइल ही नहीं डिजाइन के किसी भी फील्ड में आपको थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट है, तो इस सेशन में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कैड क्या होता है, सीएई क्या होता है, कैम क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे डिजाइन के सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री में किस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, एंड इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहां स्टैंड करती है। आपको पता ही है कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपीट कर रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एग्जैक्टली कहां स्टैंड करता है, क्या पोजीशन है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है अप्रूप राव, आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर और 2 साल मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल में सीएई डिपार्टमेंट में काम किया है, उनकी आरएनडी डिपार्टमेंट में काम किया है जो चेन्नई में है। वहां मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहां मुझे समझ में आया कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं और आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं आपको कैड, सीएई, कैम इन सब के बारे में बताऊं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक नया टर्म है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका अगर इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाने का तो ये टर्म आपको पता होना जरूरी है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता क्या है? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कार की ही बात करते हैं, हम कार के ही एग्जाम्पल्स लेके इन सारी चीजों को समझते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एक कार मैन्युफैक्चर करनी है, एक कार कंज्यूमर तक पहुंचानी है, तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, राइट। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि मुझे एक इस तरीके की कार बनानी है, ओके। उस कार के ये स्पेसिफिकेशंस होंगे, वो कार जो है वो इस पर्टिकुलर तबके के लोगों के लिए मुझे बनानी है। उसके बाद आप उसकी कैड मॉडल्स बनाओगे, आप ये बनाओगे कि वो कार दिखेगी कैसे, फिर कार दिखेगी कैसे ये तो तय हो गया, लेकिन वो कार टिकेगी कि नहीं, क्या वो कार अपने ऊपर लगने वाले लोड्स को बेयर कर पाएगी, सह पाएगी, टूटेगी तो नहीं, डिजाइन सेफ रहेगा कि नहीं। उसके बाद फिर आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को असेंबल करोगे, फिर उनको आप डीलर तक पहुंचाओगे, तब जाके वो कार कंज्यूमर तक पहुंचेगी। तो डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इन सबको मिला के हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इन सबको अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें और इनको एक जगह मैनेज करें, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। आज से कई सालों पहले जब कोई प्रोडक्ट डिजाइन होता था, मैन्युफैक्चर होता था, तो ये अलग अलग जो स्टेजेस थे ये 1 बाय 1 होते थे। यानी कि पहले डिजाइन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसकी फिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद जाके वो मैन्युफैक्चर होगा, है ना। तो ये सारे अलग अलग जो स्टेजेस थे ना, इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। जैसे हम कार की बात करें तो सबसे पहले तो एक उसका स्केच बनता था, कई केसेस में उसका क्ले मॉडल भी बनाया जाता था, ये देखने के लिए कि ये कार जो हम लोगों ने सोची है कि ऐसी दिखेगी, क्या सामने से देखने पे ये अच्छी दिखेगी। आज भी क्ले मॉडलिंग होती है, ओके। मैं आपको बता दूं, जैसे महिंद्रा में उन्होंने हमें बताया था एक्सयूवी का क्ले मॉडल कैसे बनाया था उन्होंने, ओके। तो बेटा क्ले मॉडल वगैरह सब बना के देखा जाता है कि जो डिजाइन उन्होंने दिमाग में सोचा है कि कार ऐसी दिखेगी, टार्जन द वंडर कार टाइप दिखेगी, तो क्या ये सामने से देखने पे अच्छी लगेगी, इसकी हाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहेगी। उसके बाद फिर इसको डिजाइन किया जाता है, यानी कि प्रॉपर सारे पार्ट्स को डिजाइन किया जाता है, उसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे। अब जो डिजाइन बन गया है उसकी फिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है कि क्या ये डिजाइन सेफ है,
इसके ऊपर जो भी लोड वगैरह आएंगे क्या ये उनको सह पाएगा। उसके बाद जाकर जब फिजिबिलिटी चेक हो जाती है, आपका डिजाइन सेफ हो जाता है, तो फिर उसके पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अलग अलग पार्ट्स जो है वो अलग अलग जगहों पे कई बार मैन्युफैक्चर होते हैं, कई बार पार्ट्स को बाहर से भी इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद इन सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, पेंट किया जाता है, फिर जाके इसको डीलर तक पहुंचाया जाता है, तब जाके ये एक आम कंज्यूमर तक पहुंचती है। पहले के जमाने में ये सारे स्टेजेस अलग अलग होते थे, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि एक स्टेज के कंप्लीट होने के बाद ही अगला स्टेज स्टार्ट होता था और इनमें आपस में भी कोई खास कम्युनिकेशन होता नहीं था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप गाड़ी का डोर डिजाइन कर रहे हो। अब आपने डोर का एक डिजाइन तैयार कर लिया, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको पता चला कि उसके ऊपर जो लोड आएगा, यानी खोलने बंद करने के टाइम पे जो लोड आएगा, शायद एक कार का डोर जो है वो उसको सह नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। तो फिर वापस से उसके डिजाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। फिर डिजाइन चेंज होने के बाद वापस फिजिबिलिटी चेक होगा, फिर वापस से आएगा, ऐसे 10-15 इटरेशन होने के बाद फाइनल डिजाइन तैयार होता है। अब इमेजिन कीजिए अगर ये सारी चीजें एक एक करके हों तो कितना टाइम लगेगा। और अगर इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लीजिए उस डोर के 10 इटरेशन हो गए, यानी कि 10 डिजाइन हो चुके हैं। अब ये 11वें डिजाइन पे काम कर रहा है, लेकिन ये अभी तक 9वां डिजाइन लेके बैठा हुआ है, इसको पता ही नहीं है कि 11वां डिजाइन तक तैयार हो चुका है। तो ये मिसकम्युनिकेशन भी बहुत होता था। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि पहले अगर एक कार का नया मॉडल लाना है तो 10 से 15 साल लग जाते थे। आज वहीं 3 से 4 साल, कई बार तो 2-2 साल के अंदर कंपनियां नए नए कार के मॉडल्स जो है वो लॉन्च कर रही है। और वो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि अब ये सारी चीजें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें अब एक साथ होती है, इसको कॉन्करेंट इंजीनियरिंग बोला जाता है। यानी कि एक ही साथ डिजाइन भी हो रहा है, फिजिबिलिटी भी चेक हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो जा रही है, असेंबली भी हो जा रही है, एक ही साथ सारी चीजें हो जा रही हैं। यानी कि मान लीजिए आपको डोर में डिजाइन में कोई भी चेंज करना है, तुरंत वो चेंज यहां पे पता चल जाएगा, तुरंत वो चेंज यहां पर भी आ जाएगा। तो इससे होगा ये कि टाइम बहुत कम बचेगा, टाइम बहुत कम लगेगा और आपको सारी चीजें एक साथ दिखेंगी। तो आजकल ये सारी चीजें जो है वो एक सॉफ्टवेयर में होती है, जिसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या पीएलएम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो होता यह है कि उस सॉफ्टवेयर में इस स्टेज से लेके इस स्टेज का पूरा डेटा रहता है। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट के 10 अलग अलग इटरेशन हुए हैं तो वो सारे मॉडल्स उसमें रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रहेंगे। तो मान लीजिए कल को किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे को ये जानना है कि फलाना चीज कैसे हुई, क्या हुआ, क्या डेटा था, तो उसको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज से 20 साल पहले जब गाड़ियां डिजाइन होती थी, सब कुछ हाथ से काम होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि डिपार्टमेंट भी अलग अलग जगहों पे हैं, उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो मुझे याद है कि जब मैं महिंद्रा में था तो ऐसा बोलते थे कि बोलेरो जो है, बोलेरो गाड़ी बहुत सालों पहले बन गई थी, ठीक है, 20 साल भी पूरा, इससे भी ज्यादा, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स के डिजाइन का डेटा ही नहीं है, कैड मॉडल ही नहीं है। तो जब भी उसमें कुछ चेंज करना होता है तो वापस से पूरा का पूरा मॉडल बनाना पड़ता है और फिर उसमें चेंजेस करने। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ पीएलएम सॉफ्टवेयर कि अब सारी चीजें एक ही जगह पे आ गई हैं। ओके, अब कैड, सीएई, कैम ये पीएलएम के ही अलग अलग स्टेजेस में यूज होते हैं। ओके, तो कौन से स्टेज में क्या यूज होता है, ये एक मोटा मोटी आपको अंदाजा बताने के लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन स्केच भी बनाया है यहाँ पे। इस स्केच में आपको दिखेगा कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले डिजाइन की नीड बनाई जाती है कि भैया जैसे मान लीजिए एक कार बनानी है, तो सबसे पहले तो बैठ के ये सोचा जाता है कि हमको किसके लिए कार बनानी है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली कार बनानी है, अब उस फैमिली कार में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें बैठ के डिजाइन की गई। ओके, स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट सब कुछ निकाला गया। फिर रेलेवेंट डिजाइन का इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि मुझे फलाना आउटपुट चाहिए इस कार से। जैसे मैं चाहता हूं कि एक फैमिली जो है वो आराम से बैठ के इसमें जा सके, उनको सिटी वगैरह में दिक्कत ना आए, पेट्रोल भी कम खर्चा हो। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए होंगे, इंजन का क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए होगा, कार का विड्थ, हाइट, ये सब कुछ कितना होना चाहिए, तो ये सारे स्पेसिफिकेशन निकले। फिर डिजाइन मॉडल बनाया गया, उसके ऊपर सिमुलेशन हुए, उसका एनालिसिस किया गया, ऑप्टिमाइज किया गया अपने रिजल्ट्स को। मतलब जो डायमेंशन आपने लिए हैं वो एकदम बराबर होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ओके, इसके बाद आपने उन सारे डिजाइन्स को डॉक्यूमेंट किया। क्यों? क्योंकि आपको आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भेजना है।
तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से मटेरियल से बनेंगे, क्या उनका डायमेंशन होगा, कहाँ होल करना है, कितना बड़ा होल करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजोगे, फिर वहां सारी चीजें मैन्युफैक्चर होंगी और उसके बाद जाके वो पार्ट तैयार होगा। इसी को एग्जाम्पल के थ्रू देख के समझते हैं। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल फोन का। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन बनाना है, ओके। अब इस मोबाइल फोन का आपने एक कैड का मॉडल बना दिया। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि वो पार्ट दिखेगा कैसा, इसका हमने एक मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस मॉडल को बनाने के बाद इसके ऊपर टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। भैया फोन में क्या टेस्टिंग करनी है? तो बेटा देखो, फोन जो है इतना नाजुक नहीं होना चाहिए ना कि ऊपर से गिरने के बाद चकनाचूर हो जाए, या हाथ में पकड़े पकड़े उसको कोई ऐसे थोड़ा जोर से दबा दे तो ही वो बेंड हो जाए, या जेब में रखे रखे बेंड हो जाए। तो इन सबके टेस्टिंग किए जाते हैं, ड्रॉप टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, थर्मल टेस्ट, ये फोन यूज करने पे कितना गर्म होगा, जितना गर्म होगा उससे कहीं ये पिघल तो नहीं जाएगा। तो ये सारी टेस्टिंग करने के लिए इसका एक फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनाया जाता है, ओके, जो सीएई के अंदर आता है। ये क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइनाइट एलिमेंट मॉडल होता क्या है, मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर मुझे इस पार्ट को डिजाइन करना है तो इसके हर पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे मुझे स्ट्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। स्ट्रेस क्या होता है? लोड पर यूनिट एरिया। मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है स्ट्रेस क्या होता है, तो लोड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस कितना आ रहा है उसी से हमें पता चलता है कि कोई पार्ट जो है वो टूटेगा या नहीं। स्ट्रेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब पार्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते ना, स्ट्रेस हर पॉइंट पे निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। छोटे 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 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसके ऊपर ले लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे जाली जाली जैसा कुछ दिख रहा है, तो हमने इसको कंटिन्यूअस ना रख के एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब इन एलिमेंट्स पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो जहां पहले इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, अब मेरे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए जिनके ऊपर कैलकुलेशन होगा। जो भी आपको निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, डिफॉर्मेशन निकालना है, वाइब्रेशन निकालना है, जो भी निकालना है वो सब कुछ इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। लोड लगाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कलर कोडिंग होती है, तो जैसे रेड कलर है मतलब स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ब्लू कलर है मतलब बहुत कम है, ग्रीन है मतलब फिर भी ठीक है, येलो है मतलब एकदम बॉर्डर पे है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेसेस की, डिफॉर्मेशन की वैल्यूज दिखती है। उसके बाद आप तय करते हो कि अच्छा यहाँ पे तो स्ट्रेस बहुत कम आ रहा है, यहाँ मटेरियल थोड़ा बचाया जा सकता है, यहाँ स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है तो यहाँ मटेरियल को थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, डिजाइन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फिर वापस से कैड मॉडल बनता है, वापस से उसका सीएई मॉडल बनता है, वापस से उसका रिजल्ट निकाला जाता है। एक बार आपने डिजाइन को फाइनल कर लिया, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप यानी कि एक फिजिकल बॉडी बनेगी जिसके ऊपर आप एक्चुअल में टेस्ट कर सको। ये सारे टेस्ट जो आपने किए थे ये तो कंप्यूटर पे किए थे, एक्चुअल में भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा ना कि कंप्यूटर से जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो रिजल्ट सही में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक फाइनल टेस्टिंग आप करोगे प्रोटोटाइप के ऊपर। तो ये प्रोटोटाइप बन गया। फाइनल टेस्टिंग होने के बाद जब हमने ये तय कर लिया कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, तो अब उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्योंकि भाई आप सीधे इस मॉडल को, अगर इस कैड मॉडल को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दोगे तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा भैया ये गोला कितना बड़ा है, ये छेद कितने बड़े हैं, ये कितना बड़ा है, ये कितना चौड़ा है, ये कितना मोटा है, इसका मटेरियल क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चाहिए होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हम लोगों में से कई लोग ये सोचते हैं कि भाई आजकल तो कैड के सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ के क्या मतलब है। बट आज भी प्लांट में जब किसी पार्ट को भेजा जाता है ना, भैया ये मैन्युफैक्चर करके दे दो हमें, तो उसका इस तरीके का शीट भेजा जाता है। तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये सारे डायमेंशंस दिखाए जाते हैं अलग अलग व्यू में, फिर यहाँ पे उसका पूरा डेटा रहता है कि कौन से मटेरियल से बना है, क्या स्केल यूज किया गया है, इन सारी चीजों के इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शीट में ही मिलती है। मतलब अगर इस फोन को आपको मैन्युफैक्चर कराना है तो इस शीट को देख के सब कुछ समझ में आ जाएगा मैन्युफैक्चरर को कि भैया क्या चीज कितनी बड़ी होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कहाँ कितना बड़ा छेद करना है, सब कुछ
इस शीट में अवेलेबल रहेगा। तो ये शीट देख के फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ये शीट जो है ना, ये आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, ये कंप्यूटर से ही बन जाती है। लेकिन इस शीट को पढ़ वही पाएगा ना, समझ वही पाएगा जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग आती होगी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वेस्ट नहीं है बेटा। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो पढ़ाया जाता है, शीट बनवाई जाती है ना, वो इसीलिए बनवाई जाती है ताकि आपको ये सारी चीजें पता हो। वरना आप कंप्यूटर से ये बना तो लोगे लेकिन समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या डेटा दिया हुआ है, ये क्या दिखा है, यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने मोटा मोटी आपको समझा दिया कि एक पार्ट को कैसे बनाया जाता है, डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक। अब मैं कैड, सीएई, कैम इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अच्छा एक पार्ट छूट गया था, मोल्ड डिजाइन। मतलब आपको इस पार्ट को बनाना है ना, तो इसका मोल्ड भी तैयार, इसका सांचा भी तैयार करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर कैसे होगा, तो वो सांचा कैसे बनता है, वो सब भी कैम के अंदर आता है। ठीक है, तो अब आते हैं एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैड क्या है। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और डिजाइन से हमारा मतलब है कि पार्ट दिखेगा कैसा। ठीक है, यानी कि उसका लुक कैसा होगा, उसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे। ओके, तो पहले के जमाने में ये सारी चीजें जो है हाथ से की जाती थी। ठीक है, ये सब कुछ शीट पे होता था। अगर मान लीजिए एक कार डिजाइन करवाना है ना, तो बहुत मतलब 100-150 लोग जो हैं वो एक बड़े से ऑफिस में बैठे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, और सब लगे हुए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट लेके, है ना, वो सारे टूल्स वगैरह लेके। और ये सारे जो है एक एक, क्योंकि बहुत हजारों पार्ट से मिलके एक कार बन रही है ना, तो एक एक पार्ट का आपको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ेगा, एक एक पार्ट का आपको इस तरीके का शीट बनाना पड़ेगा। राइट, तो इसके लिए क्या होता था, पहले बहुत टाइम लगता था, बहुत सारे लोग और बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आजकल ये सारी चीजें कंप्यूटर पे ही हो जाती हैं, तो बहुत कम टाइम में ही आपको एक पूरा का पूरा मॉडल दिख जाता है। और पहले तो ये सब कुछ 2D शीट पे होता था ना, तो आजकल 3D मॉडल देख के आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि आपका पार्ट दिखेगा कैसे। अलग अलग पार्ट्स को जब आप जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेंगे, ये सारी चीजें अब कैड के सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। अब कैड दो तरीके के होते हैं, कैड मॉडल्स दो तरीके के होते हैं। 2D मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल, मतलब जो आपने शीट पे बनाया होगा ना, और 3D मॉडल। तो कई ऐसी, जैसे सिविल में जो उनको बिल्डिंग्स वगैरह बनाने होते हैं, बिल्डिंग के नक्शे वगैरह बनाने होते हैं ना, घर वगैरह के, तो उसमें 2D में ही काम चल जाता है। राइट, जैसे आपके घर भी जब बनते हैं, डिजाइन होते हैं, तो मोस्टली आजकल तो वैसे लोग 3D मॉडल भी बना देते हैं क्योंकि उनको इंटीरियर वगैरह भी देखना होता है। बट पहले मोस्टली क्या होता था, जो बेसिक आज भी घर बनते हैं उनमें 2D मॉडल बनता है, 2D नक्शा बनता है। तो वैसे ही पार्ट का भी आपको एक 2D मॉडल बनाना है, तो उसके अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स। ऑटो कैड में ही 2D सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, सीखना भी बड़ा आसान हो। ओके, और 3D मॉडल्स भी होते हैं। मोस्टली आज की डेट में जितने भी कैड मॉडल्स बनते हैं, जितने भी कैड के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब 3D के लिए ही होते हैं, क्योंकि अब 2D से काम चलेगा नहीं ना, अब आपको सब कुछ 3D में चाहिए। राइट, अब ऐसे तो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, इनमें कुछ सॉफ्टवेयर्स जो काफी प्रचलित हैं, जो यूज किए जाते हैं, उनमें से हैं ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, एनएक्स, क्रियो, फ्यूजन 360। ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने अभी नाम सबका नहीं लिया है, ये कुछ प्रचलित सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा ना कि सर अगर मुझे सीखना है तो मैं कौन सा मॉडल सीखूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी, आप सीखना चाहते हो, तो आप कोई भी एक बेसिक सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप इनके प्रोसेसेस देखोगे, अगर टूल्स देखोगे, तो लगभग सबके सेम रहते हैं। लगभग, मैं यहां लगभग की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबके लगभग सेम रहते हैं। अगर आप एक अच्छे से सीख जाते हो ना, तो आपको, क्योंकि देखो सीखना मेन क्या होता है, मेन होता है कि ये सारे पार्ट्स जो है वो बनेंगे कैसे, क्या टूल यूज करके बनेंगे। अब वो टूल जो है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से यूज होता है। ओके, तो आपको अगर एक बार ये समझ में आ गया कि ये पार्ट कंप्यूटर पे कैसा बनता है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप उसको बना सकते हो। जैसे अगर आपने ऑटोकैड अच्छे से सीख लिया, तो उसके बाद अगर आपको कोई कैटिया सीखने को बोलेगा तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लेके आप सीख सकते हो। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आप चाहो तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि इंडस्ट्री में ज्यादातर कौन सा यूज होता है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपनीज का डेटा दे देता हूं। ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है इन्होंने अब
दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने ये डेटा निकाला था तब टोयोटा में कैटिया यूज होता था, प्रोई यूज होता था, जीएम में एनएक्स यूज होता था, फोर्ड में कैटिया यूज होता था, है ना। मोस्टली आप देख सकते हो कंपनीज में जैसे बीएमडब्ल्यू है, मिट्सुबिशी है, रेनो है, फिएट है, निसान है, होंडा है, हुंडई है, मोस्टली इनमें एनएक्स या कैटिया यूज होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सर ये टीम सेंटर क्या है, तो ये पीएलएम सॉफ्टवेयर है। ओके, टीम सेंटर, इनोविया, ये सब पीएलएम के सॉफ्टवेयर हैं। ओके, आजकल ये भी सीखे जाते हैं, हालांकि इनको सीख के कुछ खास फायदा है नहीं। और ये कैम के सॉफ्टवेयर। ओके, तो अगर आप कैड की बात करोगे तो मोस्टली प्रोई, कैटिया, एनएक्स यही यूज होता है। ओके, तो अगर आप चाहो तो आप इनमें से किसी एक को सीख सकते हो। ओके, अब आते हैं टॉप इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। तो जीई हो गया, रॉल्स रॉयस हो गया, वॉल्वो एरो हो गया, हनीवेल हो गया, इनमें भी मोस्टली एनएक्स और कैटिया ही यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं एरोस्पेस वाली कंपनीज की बात करूं, जैसे बोइंग हो गया, है ना, साब हो गया, सुखोई हो गया, इनमें भी एनएक्स और कैटिया ही मोस्टली यूज हो रहा है। तो इसीलिए आप कैटिया या एनएक्स में से कोई एक सीख लो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कैटिया सीखो। ओके, अब आते हैं सीएई पे। कैड के बारे में तो आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन सीएई बहुत लोग नहीं सुने होते हैं। सीएई का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम ये देखते हैं कि पार्ट दिखेगा कैसे, बनेगा कैसे, राइट, डायमेंशंस क्या होंगे। लेकिन उस पार्ट को बनाने के बाद आपको उसकी टेस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी, यानी कि वो अपने ऊपर आने वाले लोड को, फोर्स को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। ये तो एक तरीके की टेस्टिंग हुई है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों। जैसे इंजन की बात करें तो जब इंजन चलेगा तो कितनी आवाज करेगा, उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, क्या वो उसको झेल पाएगा या नहीं। जब गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलेगी तो कितना वाइब्रेशन होगा। ये सारे टेस्टिंग जो है अब कंप्यूटर से होते हैं। पहले ये सब कैसे होते थे, पहले जब एक गाड़ी डिजाइन होती थी ना, तो उसके प्रोटोटाइप को बना के उसके ऊपर रियल लाइफ टेस्टिंग की जाती थी। बट उसमें ना बहुत पैसा और टाइम लग जाता था, क्योंकि आपको मान लीजिए जैसे एक गाड़ी बनानी है, आपने पूरी गाड़ी बनाई, फिर उसकी टेस्टिंग हुई, अलग अलग पार्ट्स की टेस्टिंग हुई, अब उसमें बहुत सारे पार्ट्स फेल हो गए, तो वापस से आप उन पार्ट्स को नए सिरे से बनाओगे, फिर से उसको मैन्युफैक्चर करोगे, फिर से टेस्टिंग करोगे, फिर वो सारे फेल हुए, अब वापस से उसको फिर बनाओ। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये बहुत ही टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग होता था, राइट, क्योंकि वापस से सब कुछ फिर से बनाना और फिर से उसके ऊपर टेस्टिंग करके वापस फिर से बनाना, इन सब में पैसा भी बहुत लगेगा, टाइम भी बहुत लगेगा। इस चक्कर में होता यह था कि पहले के जमाने में कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को ओवर डिजाइन किया जाता था, मतलब जरूरत से ज्यादा उसके डायमेंशंस रखे जाते थे, क्योंकि बार बार टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है ना। तो आपने सुना होगा कि पहले के जमाने के तो यार होते थे प्रोडक्ट, लंबे चलते थे, 15-15, 20-20, 25-25 साल चलते थे। हमारे तो दादाजी के जमाने की कार रखी हुई है, क्योंकि वो सब कुछ ओवर डिजाइन थी। जितना चाहिए था उससे ज्यादा चौड़ाई, उससे ज्यादा मोटाई, उससे ज्यादा भारी बना दिया उसको, क्योंकि बार बार टेस्टिंग पॉसिबल नहीं थी ना। इसीलिए आज के जमाने में सब कुछ एकदम ऑप्टिमाइज होता है, मतलब जितना चाहिए बस उतना ही मटेरियल डला है, जितनी चौड़ाई चाहिए बस उतना ही, जितनी मोटाई चाहिए बस उतना ही। तो बेटा आज के जमाने में सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड है, और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सारी चीजें अब सॉफ्टवेयर में हो रही है, आपको पैसा लग ही नहीं रहा है। तो कोई पार्ट का आपने मॉडल बनाया, उसकी टेस्टिंग भी हो गई, फिर वापस से उसमें चेंजेस हुए, फिर से टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग भी आप बहुत अलग अलग तरीकों की कर सकते हो कंप्यूटर्स पे। ओके, आपको मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं कि ओरिजिनल जो कैड का मॉडल बनता है उसको फिर इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। इसको फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बोलते हैं। आप देख सकते हो कि ये जाली जैसी दिख रही हो अब, क्या इसको फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बोलते हैं, यानी कि इस मॉडल में इनफाइनाइट पॉइंट्स थे, अब उसको हमने फाइनाइट पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया। अब इस मॉडल के ऊपर अलग अलग तरीकों की टेस्टिंग होती है और उसके रिजल्ट देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे बताया जाता है वापस से इस बंदे को, कैड वाले डिपार्टमेंट वाले को, कि भैया क्या क्या चेंज करने हैं, ठीक है, कहां से हम मटेरियल बचा सकते हैं, कहां हमें मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, डिजाइन में कहां क्या चेंज करना पड़ेगा। फिर वापस से उसका फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनेगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर टेस्टिंग के रिजल्ट में कुछ फिर वापस से दिक्कत होगी तो फिर भेजा जाएगा। तो ये साइकिल चलता जाता है जब तक फाइनली एक पार्ट में सब कुछ एकदम परफेक्ट ना हो जाए। ठीक है,
अब टेस्टिंग बहुत अलग अलग तरीकों की हो सकती है। जैसे एक स्टैटिक एनालिसिस होता है, यानी कि स्टैटिक लोड, जो लोड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उसको लगाने पे क्या स्ट्रेसेस और क्या डिफॉर्मेशन होंगे। थर्मल एनालिसिस, यानी कि टेम्परेचर की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी। डायनेमिक एनालिसिस, यानी कि ऐसे लोड जो हिलते डुलते हैं, जैसे गाड़ी चल रही है तब जो लोड आ रहा है, या सड़क के ऊपर से जा रही है स्पीड ब्रेकर की वजह से जो लोड आ रहा है, उससे क्या स्ट्रेसेस हो रहे हैं, क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है। फटीग एनालिसिस, फटीग का मतलब थक जाना, मतलब एक ही लोड को रिपीटेडली जब लगाया जाता है तब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप क्रैश टेस्ट तो आजकल अनिवार्य हो गया है। पहले तो क्या होता था, क्रैश टेस्ट लोग जो है वो अपनी तरफ से अपनी इच्छा से करते थे, अब तो अनिवार्य हो गया, गवर्नमेंट ने नॉर्म बना दिया है, आपको क्रैश टेस्ट करना पड़ेगा और कम से कम ये रेटिंग होनी चाहिए। क्रैश टेस्ट का मतलब गाड़ी जब क्रैश होगी, दो तीन अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है जिसमें सामने से ठोका जाता है, एक जिसमें साइड से ठोका जाता है, एक जिसमें पीछे से ठोका जाता है, ठीक है। एक में दीवार को ठोक के टेस्टिंग होती है, एक में पेडेस्ट्रियन यानी इंसान को ठोक के टेस्टिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। इन सारे टेस्ट में एक पर्टिकुलर रेटिंग मिलनी चाहिए गाड़ी को, यानी गाड़ी में एक पर्टिकुलर सेफ्टी होनी चाहिए, इतनी सेफ होनी चाहिए कम से कम गाड़ी। एकदम आप ऐसी गाड़ी बना के कंज्यूमर को आज की डेट में नहीं दे सकते कि ठुकी और अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ना हल्के से ठुकने से भी निपट जाए, ऐसी गाड़ी आप बना के अब नहीं दे सकते। अब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट के केस में भी जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो सेफ रहे, कम से कम इतनी अमाउंट ऑफ सेफ्टी तो रहे कि अगर वो अपनी गलती से क्रैश नहीं कर रहा है तो वो बच जाए, है ना। तो ये सारे एनालिसिस जो है वो अब सॉफ्टवेयर पे ही हो जाते हैं। मैं आपको डिजाइन का जो सिमुलेशन है उसका रिजल्ट दिखाता हूं। जैसे ये एक रिजल्ट है, इसमें आप डिफॉर्मेशन देख सकते हो, वाइब्रेशन देख सकते हो, गाड़ी जो है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है ना। ये पूरी गाड़ी का जो फ्रेम है उसका एनालिसिस है, ठीक है। ये सस्पेंशन का एनालिसिस है, मतलब गाड़ी जब चलेगी तो चक्कों के ऊपर जो इस तरीके से लोड आएगा ना, स्पीड ब्रेकर से जा रही है, गड्ढों के ऊपर से जा रही है, तो कितना लोड आएगा, सस्पेंशन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये इंजन का एनालिसिस है, मतलब इंजन में भी अलग अलग तरीकों के टेस्टिंग होती है, उसमें लोड की वजह से भी टेस्टिंग की जाती है, टेम्परेचर की वजह से भी टेस्टिंग की जाती है। फिर ये क्रैश टेस्ट है, देखो इसमें पूरा आपको एक आइडिया लग जाता है कि गाड़ी जब ठुकेगी तो अंदर जो पैसेंजर है उसके साथ क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ओके। ये टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है, उसका इंटरफेस है। अबेकस करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका इंटरफेस है, ओके। अब सीएई के भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनसिस के बारे में, आपके कॉलेज में शायद होगा भी, हाइपरवर्क्स, अबेकस, एलएस डायना, ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्रैश टेस्ट में यूज होता है बहुत, ओके। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, मतलब जैसे कैड का तो एक आध सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है ऑटोमोबाइल की, तो मेरे पास एक ही सॉफ्टवेयर होगा कैड के लिए, लेकिन सीएई के लिए क्या होता है ना, अलग अलग टेस्टिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर। जैसे एक ही कंपनी में एनसिस भी यूज हो रहा है, हाइपरवर्क्स भी यूज हो रहा है, अबेकस भी यूज हो रहा है, एलएस डायना भी यूज हो रहा है, कॉमसोल भी यूज हो रहा है, एक ही कंपनी में, ओके। तो सीएई के तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि कैड का कोई भी एक मॉडल आप सीख सकते हो, वैसे ही सीएई का भी कोई भी एक मॉडल अगर आप सीख लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको बस एक आइडिया चाहिए कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। इसको सीख के फायदा क्या है सर, तो आगे जाके जब आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जाना चाहते हो, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड होती है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर आप चाहो तो आप एनसिस सीख लो। एनसिस सॉफ्टवेयर जो है उसका स्टूडेंट वर्जन भी आता है, कई कॉलेजेस में मिलता भी है फ्री में। आपके जो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको एनसिस के ऊपर कर सकते हो, इससे एक बहुत अच्छा प्रोफाइल क्रिएट होता है, आपको कॉलेज में भी काम आता है, आगे प्लेसमेंट में भी काम आएगा। आगे मान लीजिए आपने गेट वेट की तैयारी की, आप आगे जाके किसी बड़ी कॉलेज में पहुंच गए तो वहां के प्लेसमेंट में भी काम आएगा। तो ये बहुत मतलब यूजफुल चीज है अगर आपको इस फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है, ओके। तो सीएई के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए, उसमें मैंने आपको बताया कि ये एनसिस जो है कि आप सीख लो तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में भी कई जगहों पे कंप्यूटर की मदद की जरूरत पड़ जाती है। कैसे? जैसे आपने ना कास्टिंग के बारे में पढ़ा होगा ना, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक सांचा बनता है, एक मोल्ड बनता है, उसमें मेटल को पिघला के डाला जाता है, फिर सूखने के बाद वो आपका प्रोडक्ट बन जाता है, राइट।
आज की डेट में कंप्यूटर की मदद से आप टेस्टिंग करके देख सकते हो कि इसका जो मोल्ड बनाना है वो कैसा बनाना है, मेटल को कहां से पोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेटल को पोर करते टाइम कई बार क्या हो जाता है ना, कई पार्ट्स में कई जगहों पे डिफेक्ट आ जाता है। तो मेटल को किस जगह से पोर, ऊपर से पोर करें, नीचे से पोर करें, बीच से पोर करें, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, कितना टॉलरेंस लेना है, मतलब आप एग्जैक्टली उतने डायमेंशन का तो फ्रेम नहीं बना, उतने डायमेंशन का मोल्ड तो नहीं बनाओगे जितने डायमेंशन का प्रोडक्ट चाहिए, तो कुछ टॉलरेंस होता है, कुछ कम ज्यादा होता है, कितना कम ज्यादा रखना है, ये सारे डिसीजंस। उसके बाद प्रोटोटाइप, पहले प्रोटोटाइप जो है ना वो एकदम मतलब एक्चुअल जो बॉडी बनानी होती थी वही बना देते थे, उसी को प्रोटोटाइप बोल देते थे, उसी पे टेस्टिंग होती थी। आजकल कुछ ऐसे मशीन्स आ गई हैं जिनको यूज करके हम लगभग प्रोडक्ट के जैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि बहुत तेजी से बन जाता है। इसको रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग मशीन्स हैं, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई पार्ट बना के बस देखना बस है कि सामने से दिखेगा कैसे, फील लेना है, या फिर किसी पार्ट से ये जुड़ेगा कैसे, आपको जोड़ के देखना है। जैसे नट और बोल्ट है, ठीक है, मेरे को बस जोड़ के देखना है कि ये फिट होगा कि नहीं ठीक से, तो मेरे को पूरा एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसका एक 3D मॉडल प्रिंट कर लूं तो मैं हाथ में पकड़ के देख सकता हूं कैसा फील आएगा, उसको कनेक्ट करके देख सकता हूं कि कनेक्शन प्रॉपर होगा या नहीं, थोड़ी बहुत कोई टेस्टिंग उसके ऊपर करनी है तो वो भी परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये सब कुछ कैम के अंदर आता है। साथ में कई मशीनिंग, मतलब जैसे लेथ हो गया, आपने वर्कशॉप में यूज किया होगा ना, उस लेथ में भी आजकल सब कुछ प्रोग्राम हो जाता है। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ना डेटा फीड कर दो कंप्यूटर में और वो अपने आप उस लेथ मशीन को प्रोग्राम कर देगा, अपने आप उसको सब कुछ बता देगा कि भैया तुमको कैसे इस प्रोडक्ट को बनाना है, कहां से क्या कट करना है, किस तरीके से इसको मशीन करना है ताकि ये प्रोडक्ट बन जाए। तो उसको कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड CNC मशीन बोलते हैं। ओके, 3D प्रिंटर्स के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के स्टेजेस, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस में भी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, और इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग कैम बोल देते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। ओके, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यूज करके क्या फायदा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले ये सारे जो डिफेक्ट्स आते थे, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद ना डिफेक्ट आता था, कास्टिंग में डिफेक्ट आ जाता था, मशीनिंग में डिफेक्ट आ जाता था। अब वो डिफेक्ट हम लोग दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग पहले से सिमुलेट करके देख सकते हैं कि कैसा बनाना है। मशीनिंग पहले जहां हाथ से होती थी, मैनुअली होती थी, अब कंप्यूटर के थ्रू मशीनिंग हो जा रही है। जहां पहले प्रोटोटाइप बनाने के लिए सब पूरा प्रोडक्ट बनाना पड़ता था, अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग से, 3D प्रिंटिंग से आप तुरंत उसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर सकते हो। मतलब कोई कैड मॉडल बना, तुरंत उसका एक प्रोटोटाइप प्रिंट करके देख लिया कि कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो गई है, और काफी जल्दी जल्दी डिसीजंस आप ले सकते हो इन सब की वजह से। ओके, तो आप यहां देख सकते हो कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, फोन का ढांचा जो बना रहे थे हम लोग, उसका मोल्ड वगैरह जब बनता है ना तो किस तरीके से दिखेगा, उसके ऊपर भी टेस्टिंग की जाती है ना, कि मेल्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है, ये सारी टेस्टिंग पॉसिबल है। ओके, अब कैम के भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैम सॉफ्टवेयर्स में अभी आप मत जाओ, क्योंकि ये थोड़े से मतलब एक तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, महंगे भी होते हैं, और ना अभी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कैम यूज नहीं हो रहा है। कैड और CAE तो यूज होता ही है, कैम बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। तो आप जिस भी कंपनी में जाओगे वहां कैम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो वो तो आपको सिखाई देंगे, लेकिन डिजाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कैड एंड CAE मेनली इस चीज पे आपको फोकस करना है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने का। मैंने तो 2 साल काम किया भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, है ना, CAE डिपार्टमेंट में काम किया, R&D में काम किया, है ना, और मेरे आज बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग कंपनियों में है, कोई GM में है, कोई हुंडई में है ना, कोई ऑडी में है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में है, अलग अलग देशों में भी है, कोई जर्मनी में है, कोई UK में, कोई चाइना में है। तो आज की डेट में वो लोग बड़े खुश हैं क्योंकि उनको अपने काम में बहुत मजा आता है। तो अगर आपको भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो किस तरीके से आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हो, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपको अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है तो 3 तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है OEM, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर।
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है जो जाके सीधा कंज्यूमर यूज करने वाला है। जैसे कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो कंज्यूमर यूज नहीं करता, दूसरी कंपनी यूज करती है ना, राइट। जैसे नट एंड बोल्ट, एक कंपनी अगर नट एंड बोल्ट बना रही है दूसरी कंपनी के लिए, तो वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है जिसमें वो नट एंड बोल्ट लगने वाला है, वो कोई और ही कंपनी बना रही है। ये कंपनी बस उस कंपनी के लिए नट एंड बोल्ट बना के सप्लाई कर रही है ना। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब जैसे कार की बात करें तो कार बनाने की जो कंपनी है, टाटा, महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज, सॉरी बजाज तो बाइक बनाने की कंपनी है, तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। लेकिन इनके पार्ट्स भी कई बार क्या होता है, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती, महंगे पड़ते हैं कई केसेस में उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इतना वर्कफोर्स नहीं होता, तो वो कई पार्ट्स क्या करती है, बाहर से दूसरी कंपनी से खरीद लेती है कि भैया जैसे सीट है, सीट कवर है। अब भाई कोई कार बनाने वाली कंपनी सीट कवर क्यों बनाएगी, राइट। सीट कवर बनाने के लिए फिर अलग से ही दूसरी कंपनी डालनी पड़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, सीट हो गया, सीट कवर हो गया, किसी और कंपनी से खरीद लेगा। शीशे, जैसे साइड मिरर है, शीशा बनाने की कंपनी खुद क्यों लगाए, कोई टाटा खुद के शीशे क्यों बनाए, शीशा किसी और कंपनी से ले लो। ऐसे ही जैसे अंदर जो आपका म्यूजिक सिस्टम लगता है, म्यूजिक सिस्टम भी तो अलग अलग कंपनी से, बोस का म्यूजिक सिस्टम लगता है, हरमन का म्यूजिक सिस्टम लगता है, दूसरी कंपनी से इंपोर्ट किया जाता है ना। तो ये कंपनीज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये क्या है, ये वेंडर्स है। वेंडर वो कंपनीज हैं जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, जो ओईएम यूज करे। जैसे आप देख सकते हो, सीटें हो गई, साइड मिरर हो गया, टायर्स, एमआरएफ है ना, एमआरएफ जो है वो वेंडर है जो कि कंपनीज को अपने कार टायर्स दे रहा है। स्टीयरिंग व्हील बनाने के लिए कंपनी हो गई, ब्रेक बनाने के कंपनीज हो गई, ऐसे अलग अलग बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं छोटे बड़े, जो कि कंपनीज जो हैं वो दूसरे वेंडर कंपनीज से खरीदती हैं। तो वेंडर कंपनीज जो हैं ये भी अलग अलग लेवल की होती हैं। जैसे एमआरएफ हो गया, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है ना। एसकेएफ हो गया जो बियरिंग बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। छोटे छोटे वेंडर्स भी होते हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं। जैसे सीट बनाने की कोई लोकल कंपनी हो सकती है, मिरर्स बनाने की कोई लोकल कंपनीज हो सकती है, छोटे छोटे नट बोल्ट बनाने की लोकल कंपनीज हो सकती है। तो वेंडर कंपनियां जो है वो बहुत अलग अलग क्लास की होती है। ओईएम कंपनीज तो बड़ी ही होगी, कार बनाने की कोई लोकल कंपनी, छोटी कंपनी तो होगी नहीं, है ना। तो ओईएम कंपनीज मोस्टली बड़ी होती हैं, बट वेंडर छोटे बड़े बहुत सारे क्लास के होते हैं। अब इन्हीं में एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर भी होता है। अब ये कौन है, देखिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो दो काम कर रही है, वो प्रोडक्ट भी बना रही है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको सर्विस भी चाहिए। सर्विस मतलब जैसे कैड का काम, सीएई का काम, ये सब काम करने के लिए लोग चाहिए ना, जो कि कंप्यूटर पे काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके इनिशियल स्टेज में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। अब कंपनी जो है वो परमानेंटली इतने सारे लोगों को हायर नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही वो स्टेज कंप्लीट हो गया उसके बाद के स्टेज में उतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कर सकती ना, टाटा जैसी कंपनी ऐसा तो नहीं कर सकती कि प्रोजेक्ट में 1000 लोगों की जरूरत है इनिशियली, तो 1000 लोगों को ले लिया, अगले स्टेज में 500 ही लोग चाहिए तो 500 लोगों को फायर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनीज क्या करती हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं जिनको अपना थोड़ा काम जो है वो आउटसोर्स कर देती है कि भैया हमारे बदले ना तुम ये काम कर लो। जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ना। वैसे ही ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी सर्विसेज की जरूरत होती है, कैड, सीएई, कैम, इन सब कामों के लिए। तो उसके लिए भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं। जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी है, फिर टाटा की है एक टाटा टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्फोसिस की भी एक कंपनी है जो ये कैड, सीएई, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये तो बड़ी कंपनी है। छोटे छोटे लोकल लेवल पे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी कंपनियों को। जैसे मेरे को पता था, महिंद्रा में जब मैं था तो एक डिजाइन टेक करके कंपनी है, डिजाइन टेक कंपनी, जिसका मेन ब्रांच पुणे में है और भी अलग अलग जगहों पे है शायद। तो वो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो कैड, सीएई के सॉफ्टवेयर भी सिखाती थी। मोस्टली ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां है ना, इनके सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, मतलब ये इंस्टीट्यूट पे सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं कैड, सीएई के। अगर आपको सीखने का मन है और अगर आप चाहते हो कि आपका प्लेसमेंट भी हो ना,
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज, ऐसी इंस्टीट्यूट्स में जाओ जो सर्विस भी प्रोवाइड करती हो किसी बड़ी बड़ी कंपनियों। जैसे डिजाइन टेक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे महिंद्रा को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये क्या करती है, अपने ही अच्छे स्टूडेंट्स को भेज देती है ना। जैसे उनके पास कोई स्टूडेंट है जो कैट सीएई में महारत हासिल कर ली, जिसने बहुत अच्छे से सीख लिया, उसी को भेज दिया कि भैया अब तुम चले जाओ, अब तुम पर हमारे एम्प्लॉय बन गए हो, अब तुम जाओ महिंद्रा में काम करो, ठीक है। इनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो बेटा 3 अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ओईएम, वेंडर और इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओईएम में प्लेसमेंट होना जो है वो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है इतने जल्दी। बहुत रेयर चांस है कि आपको टाटा महिंद्रा में डायरेक्टली ऑफलाइन ले ले, मतलब आप उसमें रेज्यूमे भेजो और आपको वो कॉल करके बुला ले। यहां पे तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही हो सकता है, मतलब या तो आपकी कॉलेज में कंपनीज आ रही हो तो अलग बात है, या फिर अगर आप गेट वगैरह करके किसी आईआईटी एनआईटी में पहुंच जाएं तो वहां पे आईआईटी एनआईटी में तो भर भर के कंपनी आती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे टाइम पे, मेरे एमटेक के सेकेंड ईयर में भैया ऐसी कोई इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी जो नहीं आई थी। टाटा, महिंद्रा, हीरो, बजाज, जनरल मोटर्स के बाद जॉन डियर, एयरबस, बड़ी सारी कंपनियां, जेसीबी, सारी कंपनियां आई थी रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, तो अगर आप ऑन कैंपस सेलेक्ट हो सकते हो ओईएम में तो बढ़िया है। अगर ऑफ कैंपस अगर आपको जाना है ना तो ओईएम में डायरेक्टली पहुंचना मुश्किल होता है, तो आप ना वेंडर्स या इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह में काम करना आप पहले सीख लो, आप अच्छा एक एक्सपीरियंस ले लो। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जैसे हमारे महिंद्रा में ही थे कुछ लोग जो पहले है ना इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स के यहाँ काम करते थे या वेंडर्स के यहाँ काम करते थे, फिर बाद में क्या हुआ, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया 2-3 साल का, तो उन्हें महिंद्रा ने अब्सॉर्ब कर लिया, महिंद्रा ने ले लिया, ठीक है, ऑफ कैंपस। अगर आपके रेज्यूमे में लिखा है कि आप 2-3 साल से कैट सीएई का काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छा काम आपने सीख लिया है, तो फिर आपको इंटरव्यू लेके वो लोग ले सकते हैं। तो अगर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है लेकिन आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती, तो आप वेंडर कंपनीज या इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स तक पहुंच सकते हो। ये ऑफलाइन ले लेते हैं, ये मतलब रेज्यूमे भेज के अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो कई बार वहीं से प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर आप रेज्यूमे भेज के भी इन कंपनियों में जा सकते हो। ओके, तो जिन प्लेसेस पे वेंडर कंपनियां, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स कंपनियां, वहां आप जाके अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी। जैसे यहाँ मैप में मैंने एक हल्का फुल्का आइडिया आपको दे दिया है कि कहाँ कहाँ किस टाइप की कंपनियां हैं। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लिखे, लेकिन जो वेंडर कंपनी और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं वो भी उसी एरिया में ही मिलेंगे जहां बड़ी कंपनियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ईस्ट की, ईस्ट में यहां टाटा मोटर्स मिलेगा। साउथ में अगर आप देखो अशोक लेलैंड, बीएमडब्ल्यू, कैटरपिलर, डायमलर, फोर्ड, हुंडई, निसान, रेनो, टाफे, टाटा मोटर्स, टीवीएस, इस सब साउथ में अलग अलग जगहों पे जहां ये कंपनियां होंगी वहीं इनके वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स भी होंगे। वैसे नॉर्थ में देखा जाए तो आइशर, एस्कॉर्ट्स, होंडा, जेसीबी, मारुति, न्यू हॉलैंड, महिंद्रा, बहुत सारी कंपनी। ओके, तो यहां बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। जो लोग सोचते हैं ना यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब्स हैं, स्किल्ड लेबर उनको चाहिए, स्किल्ड लोग उनको चाहिए, वो स्किल मिल ही नहीं रहा है। आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है ना। तो आप थोड़ा मेहनत, थोड़ा रिसर्च करोगे तो वहां पहुंच सकते हो। अब इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। इंडिया में जितने ट्रैक्टर्स बनते हैं उतने वर्ल्ड में कहीं नहीं बनते। सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर मैन्युफैक्चर होते हैं। सेकंड लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर, फिफ्थ लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर एंड फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर। कार बनाने के मामले में भी हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले इंडिया 6वें नंबर पे आता था, आज 4थे नंबर पे आता है। 8th लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ऑटोमोबाइल कंपनीज के मामले में, और जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऑडी से लेके मर्सिडीज से लेके, सब ने इंडिया में अपने R&D सेंटर्स डाले हुए हैं। इनफैक्ट R&D सेंटर्स ही नहीं, कई लोग तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स भी इंडिया में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 10,000 से ज्यादा ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लाई होते हैं इंडिया में OEM को।
और इन सबको लोग चाहिए, स्किलफुल लोग चाहिए, लगातार मांग बढ़ रही है। बस बात यह है कि आपको वहां तक अगर पहुंचना है तो थोड़ा आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़ेगी और थोड़ा आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो फील्ड खुला हुआ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल मन में है अभी भी, अगर आपको और जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी विषय में कोई दूसरा वीडियो और चाहिए, डिटेल में चाहिए, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझसे, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है इस मामले में। मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, डिजाइन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सालों से डिजाइन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज की डेट में प्लेस्ड हैं। तो मुझे बड़ा मजा आता है इस बारे में आप लोगों को अवगत कराने में और आप लोगों की हेल्प करने में। तो अगर आपको इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।